everyone, welcome to Free Academy. This is Vartika Saini and I hope you all are doing very well and आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी के लिए आज मैं लेके आई हूँ सेल बायोलॉजी की नई सीरीज जिसमें हम पूरी सेल बायोलॉजी को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेल बायोलॉजी, सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। तो सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी। सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है एज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके बाद सेल परफॉर्म कर सकता है हमारे सारे एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं सेल डिस्कवरी। सेल की सबसे पहले डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल्स को बताया था। डेड कॉर्क सेल, वो इस तरह से हेक्सागोनल शेप की सेल्स थी। इनको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। और हम बात करते हैं लिविंग सेल्स की, तो सबसे पहले एंटोन वॉन लीवनहुक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी सबसे पहले। इसके बाद में हम चलते हैं सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी के अंदर दो साइंटिस्ट के नाम आते हैं, शिल्डन एंड स्वान। शिल्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक साल के गैप के अंदर सेल थ्योरी के बारे में हमें बताया था। शिल्डन ने 1838 के अंदर बताया था और स्वान ने 1839 के अंदर बताया था। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि सेल्स जो हैं उनका ओरिजिन कैसे होता है। तो इसके लिए एक नए साइंटिस्ट आए थे, रुडोल्फ विर्चो। ये जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1855 में ये बताया था कि सेल्स का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो उसको बताने के लिए इन्होंने एक टर्म बताया, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब था कि जो हमारी नई सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिटरमाइन होती है। और इसके बाद हम सेल थ्योरी देखते हैं। तो सेल थ्योरी में ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो सेल से मिलके बने या फिर किसी भी सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने। और सेल्स हैं वो डेवलप होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। एक सेल है उसका डेवलपमेंट फर्दर वो डिवाइड होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल की से ही डिटरमाइन होती है। सेल थ्योरी का ये एक एक्सेप्शन है वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। वायरसेस है वो सेल को पूरा फुलफिल नहीं करते, कि कंप्लीट सेल नहीं होती वायरस इसके अंदर। और वायरॉइड्स हैं, इनके अंदर प्रोटीनेशियस सब्सटेंस एब्सेंट होता है। और प्रियॉन्स है, ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस से ही मिलके बने होते हैं। इनके अंदर जेनेटिक सब्सटेंस एब्सेंट होता है, इसलिए ये सेल थ्योरी को डिनाई करते हैं। फिर हम देखते हैं सेल का ओवरव्यू कि सेल किस तरह से होती है। तो जैसे ये एक सेल है हमारी, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है जो कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। ठीक है, फिर सेल्स के फंक्शंस के बेसिस पे सेल्स है वो अलग अलग शेप की या फिर साइज की हो सकती है। जैसे माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सेल होती है जिसकी साइज 0.3 माइक्रोमीटर होती है। उसके बाद बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया की साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है। और ह्यूमन की आरबीसी है, उसका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी की लेंथ नहीं होती, उसका डायमीटर होता है, क्योंकि आरबीसी की शेप है वो बाइकॉन्केव शेप होती है, इसलिए हम उसका डायमीटर डिटरमाइन करते हैं। फिर उसके बाद नर्व सेल्स हैं, ये हमारी लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। ठीक है, फिर हम न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर और ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं, ये सब नहीं होता है। न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। ओके, और यूकैरियोट्स में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं और इनका न्यूक्लियस है वो एडवांस्ड टाइप का न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये सभी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ये सेल्स की शेप और साइज है, जैसे ये ह्यूमन आरबीसी की सेल है, इसकी शेप है ये राउंड और बाइकॉन्केव शेप होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आरबीसी की शेप है वो किस तरह की होती है, तो राउंड और बाइकॉन्केव शेप होती है आरबीसी की। डब्ल्यूबीसी अमीबॉइडल शेप का होता है। कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स जो होती हैं ये लॉन्ग और नैरो होती हैं, और नर्व सेल्स होती हैं ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होती हैं। ट्रैकिड सेल्स हमारी इलोंगेटेड होती है क्योंकि इनको वाटर का ट्रांसपोर्ट करना होता है, इसलिए ये लॉन्ग होती है लेंथ में। और फिर मेसोफिल सेल्स है, ये राउंड और ओवल होती है, ये स्टोरेज करती हैं। फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद में हम प्रोकैरियोटिक सेल हमारी है वो उसको स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की ये एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर प्रोकैरियोट्स में आरएनए प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन एज ए स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है, लिपिड ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मीसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं जिनको हम आगे एक एक करके देखते हैं। फिर इसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल है, उसमें बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल होते हैं। और बैक्टीरिया को हम 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं उनकी शेप के बेसिस पे। एक बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो रोड शेप के होते हैं, कोकस बैक्टीरिया स्पेरिकल शेप के होते हैं, विब्रियो बैक्टीरिया कोमा शेप के होते हैं, और स्पाइरुलम बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के होते हैं। बेसिलस बैक्टीरिया इस तरह से रोड शेप के होंगे, कोकस बैक्टीरिया स्पेरिकल शेप के होंगे, विब्रियो बैक्टीरिया इस तरह से कोमा शेप में होंगे, और स्पाइरुलम बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के होंगे। ठीक है, इसके बाद में इनके अंदर सर्कुलर शेप में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, और ये डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है और इसलिए इसे नेक्ड डीएनए बोलते हैं। और इस डीएनए के अलावा इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ये प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, फिर जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी इनर फोल्डिंग से एक स्ट्रक्चर बनती है, उसे हम बोलते हैं मीजोसोम्स। ये मीजोसोम्स है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को। रेस्पिरेशन में, क्योंकि इनके पास बहुत से रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, जैसे ऑक्सीडेजेस हो गए, डिहाइड्रोजिनेजेस हो गए, तो इनकी वजह से बैक्टीरिया को ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और रेस्पिरेशन के अलावा सेल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, या फिर डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करना डॉटर सेल में, ये सारे काम मीजोसोम परफॉर्म करता है। ओके, इसके बाद में हम सेल एनवेलप के बारे में देखें तो बैक्टीरिया के अंदर सेल एनवेलप एक क्लोजली पैक्ड 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स होती है, उसके नीचे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो हम एक एक इसका कंपोनेंट देखें कि ग्लाइकोकैलिक्स है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है, और ये प्रिवेंट करता है हमारी सेल को डिहाइड्रेशन से, और बैक्टीरिया को अडहेशन प्रोवाइड करवाता है। अगर बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से जाके अटैच होना है तो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये कोई सरफेस है सेल की, यहाँ पे बैक्टीरिया को आके अटैच होना है तो ग्लाइकोकैलिक्स इसको हेल्प करवाता है एडेशन के लिए। और ग्लाइकोकैलिक्स में ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूजली प्रेजेंट होगा तो इसे हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। किन्हीं बैक्टीरियाज में ग्लाइकोकैलिक्स है वो लूजली प्रेजेंट होता है तो उनमें हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर
टफ है या फिर रिजिड है, तो इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, इसके बाद में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, इसमें सेल्यूलोज नहीं होता है। ठीक है, नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। पेप्टिडोग्लाइकेन है नेग और नेम। नेग है NAG नेग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और नेम का मतलब है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, ये नेग और नेम की इस तरह से रिपीटेटिव यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। इससे बनता है हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन और बैक्टीरिया की सेल वॉल। ठीक है, और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से बचाती है और सेल को शेप प्रोवाइड करवाती है। फिर सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि लिपिड बाइलेयर होता है। ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एकदम से स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है हमारे यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। मतलब ये सारे आयंस को या फिर सारे मॉलिक्यूल्स को परमिट नहीं करेगी कि वो मॉलिक्यूल्स सारे मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जाए। ये सेलेक्ट कर करके मॉलिक्यूल्स को परमिट करती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये सेपरेट करती है सेल्स को आउटर एनवायरनमेंट से। जैसे ये एक सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये बाहर एनवायरनमेंट है, ये अंदर साइटोप्लाज्म है। तो अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये था हमारा बैक्टीरिया का सेल एनवेलप। सेल एनवेलप के बाद बैक्टीरिया के अंदर इसके बाद में कुछ मोटाइल बैक्टीरियाज होते हैं, इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, और इसके फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक बेसल बॉडी बनती है, फिर उससे अटैच होता है हुक, हुक से रिलीज होता है हमारा फिलामेंट। तो इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं बैक्टीरिया का फ्लैजिला, और ये फ्लैजिला बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। और कुछ और सरफेस स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे पिलाई एंड फिम्बरी। पिलाई जो होती है वो बैक्टीरिया की सरफेस स्ट्रक्चर होती है, और ये वो करवाती है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। जब बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन होता है तब उसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनवाती है पिलाई। और फिम्बरी है वो सरफेस से अटैच होने में बैक्टीरिया को हेल्प करती है। ये सारे बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस होते हैं। फिर बैक्टीरियाज है वो ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे 2 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हम ग्राम स्टेनिंग अगर देखते हैं तो कुछ ये बैक्टीरिया हैं, कुछ इनको हमने क्रिस्टल वायलेट डाई प्रोवाइड करवाई। क्रिस्टल वायलेट डाई देने के बाद में कुछ बैक्टीरियाज ऐसे थे जिन्होंने ये क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन करके रखा, वो ब्लू कलर के थे। सॉरी, पर्पल कलर के थे। और कुछ बैक्टीरिया थे उन्होंने डाई को रिटेन नहीं करा, और फिर उनको हमने सेफरेनिन डाई दी। तो उनका कलर हुआ पिंक। तो हमने कुछ बैक्टीरियाज थे उनको क्रिस्टल वायलेट डाई दी, फिर कुछ बैक्टीरियाज ने वो डाई को रिटेन किया, एक्स्ट्रा डाई थी उसको हमने अल्कोहल से वॉश कर दिया, ताकि हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा डाई थी इस प्लेट में वो रिमूव हो जाए,
और उसके बाद में जो बैक्टीरियाज ने ग्राम स्टेनिंग को रिटेन करके रखा वो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज थे। फिर कुछ बैक्टीरियाज थे जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग को रिटेन नहीं किया, उनको हमने फर्दर एक और डाई दी, सेफ्रेनिन डाई, उसकी वजह से बैक्टीरियाज का कलर पिंक हो गया और उन बैक्टीरियाज को हमने बोला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस है, बेसिलस, स्टेफाइलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये सारे हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं। इन्होंने हमारी ये जो डाई है इसको रिटेन करके रखा। फिर इसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं जैसे साल्मोनेला, एस्चेरिया कोलाई, सूडोमोनास, राइजोबियम, हेलिकोबैक्टर, ये सभी बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग को रिटेन करके नहीं रखा। फिर इसके बाद राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज। बैक्टीरियाज के अंदर या फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम्स होते हैं। 70S राइबोसोम्स है, ये दो सब यूनिट्स में डिवाइड होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक इनकी स्मॉल सब यूनिट होती है। ये टोटल 70S राइबोसोम होता है और ये इसकी स्मॉल सब यूनिट है, ये इसकी लार्ज सब यूनिट है। स्मॉल सब यूनिट 30S होती है और लार्ज सब यूनिट 50S होती है और इनकी साइज होती है वो 15 to 20 नैनोमीटर की साइज होती है। इसमें ये एस है, ये स्वेडबर्ग यूनिट होती है। और ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को बताती है। ओके, फिर कुछ बैक्टीरिया के अंदर कुछ राइबोसोम्स है वो इस तरह से ये mRNA होता है, उस पे मल्टीपल राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। इनकी स्मॉल सब यूनिट है, इनकी लार्ज सब यूनिट है। तो ये मल्टीपल राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो हम इसको बोलते हैं पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम। पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम ये सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है और ये प्रोटीन सिंथेसिस के काम आती है। ठीक है, फिर बैक्टीरियाज अपना रिजर्व फूड है उसको रिजर्व करके रखता है कि उसको बाद में कभी जरूरत पड़े तो वो फूड को यूज करे। तो वो फूड एज ए फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एंड साइनोफाइलिन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में वो फूड को डिपॉजिट करके रखता है साइटोप्लाज्म में। उन बॉडीज को हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज और इन इंक्लूजन बॉडीज पे कोई भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन लेस बॉडीज होती हैं। और इसके अलावा कुछ गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। और ये गैस वैक्यूल्स बैक्टीरिया को बॉयंसी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले सेल के बारे में देखा था कि सेल हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। ये 3.5 बिलियन ईयर्स अगो सेल की डिस्कवरी हुई थी। सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है एज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सारे फंक्शंस हैं, एसेंशियल फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म कर सकती है। इसके बाद में हमने सेल डिस्कवरी के बारे में देखा था। डेड कॉर्क सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था। लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले एंटोन वॉन लीवेनहुक ने बताया था। न्यूक्लियस के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। इसके बाद सेल थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो दो साइंटिस्ट का नाम आता है, शिल्डन एंड स्वान। शिल्डन हमारे जर्मन बॉटनिस्ट थे और स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1 साल के गैप में सेल थ्योरी के बारे में बताया था। और रुडोल्फ विर्चो है, इन्होंने बताया कि सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से किस तरह से बनते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक टर्म दिया था ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब था न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो मेड अप होते हैं सेल या फिर सेल के प्रोडक्ट से, और ऑल द सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। ओके, सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शंस थे या फिर सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे वायरस हो गए, वायरॉइड्स हो गए और प्रियॉन्स हो गए, ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। इसके बाद में हमने सेल का ओवरव्यू देखा था कि सेल की आउटर मेम्ब्रेन है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल के बीच में एक कॉम्पैक्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेल फंक्शन से अकॉर्डिंग सेल को हम उसकी शेप और उसके अलग अलग शेप और साइज होती हैं, जैसे माइकोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है, इसकी 0.3 माइक्रोमीटर लॉन्ग साइज होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है। फिर बैक्टीरिया के बारे में देखा था कि बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है। ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है, और 9 सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी की। इसके बाद में हमने न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, और उनका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और उनके न्यूक्लियस को एडवांस्ड न्यूक्लियस बोला जाता है। फिर हमने देखा था कि आरबीसी है, इसकी शेप राउंड एंड बाइकॉनकेव होती है। डब्ल्यूबीसी अमीबॉइडल शेप के होते हैं। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। नर्व सेल्स ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होते हैं। ट्रैकिड्स इलोंगेटेड होते हैं, और मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल शेप के होते हैं। फिर ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर थी। इसके बाद में हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स देखे थे, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ है। और फिर हमने देखा कि बैक्टीरिया की शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक बेसिलस जो कि रोड शेप्ड होते हैं, कोकस स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, विब्रियो कोमा शेप्ड होते हैं, एंड स्पाइरुलम स्पाइरल शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज के डीएनए सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और नेक्ड होता है, उनके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है। और डीएनए के अलावा उनके अंदर एक स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। फिर मीजोसोम्स के बारे में देखा था, तो मीजोसोम्स सर्कुलरली कॉइल्ड बॉडीज होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इमेजिनेशन या फिर इनफोल्डिंग से बनती है। और ये मीजोसोम्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रखते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेजेस हैं, डिहाइड्रोजनेजेस हैं, इसलिए ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद में रेस्पिरेशन के साथ साथ सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करती है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी करवाती है, और डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है डॉटर सेल्स के अंदर। फिर हमने सेल एनवेलप के बारे में देखा था कि बैक्टीरिया का सेल एनवेलप है वो क्लोजली पैक्ड होता है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ये ग्लाइकोकैलिक्स से मिलकर बना है, सेल वॉल से बना है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके नीचे प्रेजेंट होती है। फिर ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन हमने देखा, तो ग्लाइकोकैलिक्स है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड से मिलकर बना है, और वो प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन से, और बैक्टीरिया को एडहेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और ग्लाइकोकैलिक्स है वो अगर लूजली प्रेजेंट है उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, अगर वो रिजिड या फिर टफ है तो उसको हम कैप्सूल बोलेंगे। इसके बाद में सेल वॉल है, तो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, ये नॉन सेल्यूलोजिक होती है, और नेग नेम की रिपीटेटिव यूनिट से बनती है। नेग हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन था, नेम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है। और सेल वॉल की वजह से बैक्टीरिया की सेल बर्स्ट नहीं होती है, और ये सेल के शेप को डिटरमाइन करता है। फिर लास्ट में हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, जो कि लिपिड बाइलेयर से बना होता है, इसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, और ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है, सेपरेट करके आउटर एनवायरनमेंट और इनर एनवायरनमेंट को। इसके बाद में फ्लैजिला का देखा था कि जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और वो बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। फिर फ्लैजिला की तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिर
पिलाई एंड फिम्बरी जो है ये भी सरफेस स्ट्रक्चर्स होती है मेम्ब्रेन की, और ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करती हैं। फिम्बरी जो है वो सरफेस अटैचमेंट में हेल्प करती है, और पिलाई है वो कॉन्जुगेशन के अंदर हेल्प करती है। फिर हमने दो तरह के बैक्टीरिया देखे थे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग को रिटेन करके रखें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग को रिटेन नहीं कर पाते। उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे थे, स्ट्रेप्टोकोकस है, बेसिलस है, स्टेफाइलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस एक्सेट्रा। इसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल थे साल्मोनेला, एस्चेरिया कोलाई, सुडोमोनास, राइजोबियम, हेलिकोबैक्टर एक्सेट्रा। फिर हमने राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज के बारे में बात करी थी कि प्रोकैरियोट्स में 78 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। इनकी दो सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट 50S की होती है और स्मॉल सब यूनिट 30S होती है। इसमें S है, S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट हमारे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बारे में बताता है। फिर पॉलीराइबोसोम के बारे में देखा था कि एक mRNA होता है, उसके ऊपर मल्टीपल राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो उसको हम बोलते हैं पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। और ये पॉलीराइबोसोम बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फिर हमने इंक्लूजन बॉडीज के बारे में देखा था कि इंक्लूजन बॉडीज है वो फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखती है एज अ फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एंड साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स। और कुछ गैस वैक्यूल्स भी होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जो जैसे कि ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। और ये गैस वैक्यूल्स बैक्टीरिया को बॉयंसी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे द फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमिनिसेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग द सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय थियोडर स्वॉन, शिल्डन, एरिस्टोटल, रुडोल्फ विर्चो। किसने ये सबसे पहले दिया था? ये नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ओमिनिसेलुला ई सेलुला ये टर्म है, ये रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले दिया था, जिसका मतलब था सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फिर सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमें बताना है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, दे lie freely in the cytoplasm, these represents reserve material in the cytoplasm, they are not bound by any membrane। तो ये मेम्ब्रेन लेस बॉडीज होती हैं और ये रिजर्व मटेरियल को रिप्रेजेंट करती है। ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट भी होती है, बट ये इंजेक्शन में कोई भी रोल प्ले नहीं करती है, इसलिए हमारा आंसर है फर्स्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, many ribosomes may associate with a single mRNA to form multiple copies of polypeptides simultaneously. Such strings of ribosomes are termed as plastidome, polyhedral bodies, polysomes, nucleosomes। तो इसमें आंसर है पॉलीसोम्स, या फिर इन्हीं को हम बोल रहे थे पॉलीराइबोसोम्स। बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही mRNA में प्रेजेंट थे, उनको हम पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम्स बोल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए हम कौन सी सेल को यूज करते हैं? आरबीसी ऑफ ह्यूमंस, द आरबीसी ऑफ फ्रॉग, चीक सेल ऑफ ह्यूमंस, लिवर सेल ऑफ रैट। तो हम आरबीसी ऑफ ह्यूमंस को यूज करते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए। द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा इज। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है अमीबा में? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है वो अमीबा के अंदर एक्सक्रीशन करवाते हैं या फिर ऑस्मोरेगुलेशन करवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसल बॉडी आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ रेगमोब्लास्ट, cell and cilia and flagella, cilia and flagella, cell plate, kinetochore। तो cilia और flagella को बनाता है बेसल बॉडीज। फिर
पे 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल इज ट्रू। सही स्टेटमेंट हमें बतानी है। इसमें फर्स्ट है, मेसोसोम्स आर फाउंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। सेकंड है, द पिलाई आर लॉन्ग elongated tubular structure made up of protein. Flagella is composed of filament, hook and basal body. Ribosomes are 30 nm to 50 nanometer in size. तो इसके अंदर हमने देखा था मीजोसोम्स हैं, वो एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो इस तरह से इन फोल्डिंग से मिलके बने थे। पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, पिलिन प्रोटीन। और फ्लैजिला के कंपोनेंट्स होते हैं फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। और राइबोसोम्स है वो 15 नैनोमीटर बाय 30 to 50 नैनोमीटर के नहीं होते, वो 15 to 20 नैनोमीटर के होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमारा आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। Then 8th question, select the incorrect statement about prokaryotic ribosomes. हमें incorrect statement बतानी है। तो 50 S subunit unite to form 70 S ribosomes. Polysome or polyribosome consist of many ribosomes only. Third option है, ribosome is the site of protein synthesis. और फोर्थ ऑप्शन है, polysome indicate the synthesis of identical polypeptide in multiple copies. तो इसके अंदर बोला है ओनली, तो पॉलीजोम है वो सिर्फ राइबोसोम से मिलके थोड़ी बना होता है। उसके अंदर हमने देखा था mRNA भी प्रेजेंट था और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट थे। तो mRNA और राइबोसोम्स दोनों से मिलके बना होता है पॉलीजोम, इसलिए ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। फिर क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, द शेप ऑफ सेल्स में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। हाँ, ये हमने देखा था कि जो सेल्स है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनकी शेप और साइज है वो डिसाइडेड रहती है। और ह्यूमन आरबीसी है वो 7 mm लॉन्ग होता है उसका डायमीटर। फिर साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। सारी सेलुलर एक्टिविटीज हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। द वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म टू कीप द सेल्स अलाइव। सारी केमिकल रिएक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं सेल को अलाइव रखने के लिए। तो हमारी सारी स्टेटमेंट्स सही है, ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो क्वेश्चन 10th है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स टेक पार्ट्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, तो ये हमारी सही स्टेटमेंट। इसके बाद में फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। द वैक्यूल इज बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन बाउंड कॉल्ड टोनोप्लास्ट। द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। तो इसने ये गलत बोला है यहाँ पे, जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और इसके मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का भी अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारी फर्दर जो सीरीज आएंगे पार्ट 1, 2, 3 वो सभी इसके आएंगे, डिटेल्ड इसका पूरा लेक्चर चलेगा, तो आप सभी उसको देखना। तब तक के लिए थैंक यू।